हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मौर्य वंश से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले आपको काम करना है, पेन कॉपी मेरे साथ में उठा लेना है। और अभी तक आपने अगर वो थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला प्रश्न हमारा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सबसे पहला भारतीय, अखिल भारतीय जिसको समझ सकते हैं कि कहाँ से, हिंदू कुश पर्वत से लेके बंगाल की खाड़ी और यहाँ मैसूर से लेके आप देख सकते हैं मगध तक का साम्राज्य किसके साथ में था? पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? देखिए घुमा के प्रश्न कैसे आता है वो भी हम डाले हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है ऑप्शन। साथ में उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर सिर्फ एक होगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन या कुषाण वंश। तो इन चारों में जब देखने आएंगे तो सबसे पुराना राजवंश हमारा मौर्य हो जाता है, जो कि ईसा पूर्व की शताब्दी में था। बाकी कुषाण जो है पहली ईस्वी में आए थे, गुप्त जो है तीसरी ईस्वी में शुरू हुए थे और वर्धन वंश हमें आपको 6वीं ईस्वी में आपको देखने को मिलता है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास के, शूद्रक के, विशाखदत्त के या अश्वघोष के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विशाखदत्त के उसमें हुआ है। विशाखदत्त ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने इनको वृषलहीन या कुलहीन बताया है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंडो कोर्स कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या समुद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय कौन थे? ये दोनों के दोनों गुप्त वंश के शासक है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का है। तो ऑप्शन आपका देखिए, इसको दिमाग लगाएंगे तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ये नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय भी गुप्त वंश का है, चंद्रगुप्त प्रथम भी गुप्त वंश का है। तो एक ऑप्शन आपके पास निकल गया क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। सैंडो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? मैंने आपको वीडियो में बताया था, आपने थ्योरी देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। विलियम जोन्स ने की थी, बी स्मिथ ने की थी, आर के मुखर्जी ने की थी या डी आर भंडारकर ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने की थी। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे? यानी कि किसके हेड हुआ करते थे, कौन से साम्राज्य के? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? मैंने आपको बताया था उसमें, अजय के, चाणक्य के, विष्णुगुप्त के या देवगुप्त के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त के नाम से इनको बुलाया जाता था। चाणक्य का अन्य नाम था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका क्या होगा? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंधों पर, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेश नीति पर, धन संचय पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर एकदम सीधा सीधा सा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि शासन कला का सिद्धांत भी इसमें दिया हुआ है, साथ में इनमें विदेश नीति यानी कि राज्य के सप्तांग अंग भी बताए गए हैं। तो इसीलिए इसको दो उत्तर सही होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन ई होगा इसका। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। आप थ्योरी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखिए आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे। निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा होता है? मैंने पूरा साप्तांग सिद्धांत का आपको चार्ट बना के समझाया, आप वीडियो देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। जनपद होता है, दुर्ग होता है, मित्र होता है या कोष होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्र होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पे या सामाजिक जीवन पे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो राजनीतिक यानी कि प्रशासन से संबंधित जो राजनीतिक नीतियां बनती उस पर डाला गया कि राजकाज कैसे चलेगा। निम्नांकित में से
किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? किसकी तुलना की जा सकती है? कालिदास के मालविकाग्निमित्र द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य का अरसास जो लिखी गई, वात्सायन का कामसूत्र जो लिखा गया है, या तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुल लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सी पुस्तक की तुलना की जा सकती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसे कहा जाता है कि मैकियावेली से, कौटिल्य को मैकियावेली भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो बुक लिखी है प्रिंस से, उससे अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के, या कनिष्क के? तो इसका मैंने उत्तर बताया था आपको, वहां पे भी आप देखेंगे तो बिंदुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि डायमेकस जो है, ठीक है, राजदूत किसका था? बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। ये मेगास्थनीज के स्थान पे आया था, ठीक है। और कहाँ का था? सीरिया के राजा एंटियोकस ने इसको भेजा था। मैंने उसमें भी आपको बताया, आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, सीरिया के राजा एंटियोकस ने इसको भेजा था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, या मिट्टी का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी का, ठीक है। आज भी हालांकि कुछ पत्थर के भी प्रमाण मिलते हैं, कुछ स्तंभ जो पत्थर के बने थे, हालांकि इसका प्रमाण अभी भी मिला है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए? अभी मैंने आपको बताया, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, कहाँ का? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, या वाराणसी का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? यानी कि दक्षिण की, दक्कन का मतलब क्या होगा? दक्षिण की, साउथ की। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, या कुणाल? किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले दक्षिण की विजय चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राप्त की गई थी। कहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था? मैसूर तक, दक्षिण में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य में, चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे सबसे पहले विजय प्राप्त की थी। और यहाँ पे आपको इसलिए इसका प्रामाणिकता मिल जाता है क्योंकि यहाँ के रुद्रदामन ने एक अभिलेख लिखाया है, जो कि सच शासक थे, 130 से 150 तक इनका शासन था। और रुद्रदामन ने इसमें लिखाया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यहाँ पे क्या बनवाया था? एक यहाँ पे तालाब बनवाया था, और उस तालाब का इन्होंने फिर से निर्माण करा के जनता का उद्धार किया है। इसलिए हमें पता चलता है कि इन्होंने गुजरात की भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, या 300 ईसा पूर्व? तो मैंने बताया था उसमें 305 ईसा पूर्व में। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने, या शिवाजी ने? तो इसका एकदम सिंपल सा उत्तर है, मैंने आपको बताया था कि धम्म क्या था? धम्म सभी धर्मों को एक आधार बना के एक अच्छी सहिष्णुता, उदारता और करुणा की नीति इसमें शामिल हो सकती है। किसने की थी? अशोक ने की थी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, या कलिंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। हालांकि अनुराधापुर श्रीलंका से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वो अभिलेख कैसे हैं? ताम्रपत्र कैसे हैं? जो वहां पे प्रचार प्रसार से संबंधित है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? कौन से अभिलेख में हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख में, द्वितीय मुख्य शिलालेख में, नवा मुख्य शिलालेख में, या प्रथम स्तंभ लेख में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो द्वितीय मुख्य शिलालेख मिला है उसमें दक्षिण भारतीय 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 5 राज्यों का उल्लेख में जिससे दक्षिण भारत के भी राज्य हैं। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने, या धन्वंतरी ने? तो मैंने आपको इसका उत्तर बताया था। क्या होगा इसका उत्तर? अशोक होगा, जिन्होंने ये बहुत ही समाज कल्याणकारी कार्य करते थे, ठीक है। तो इन्होंने ये कार्य करवाया था, औषधि विभाग का निर्माण करवाया था, अस्पताल का भी निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या था? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देव नाम प्रिय की उपाधि, या पशु चिकित्सालय खोले जाना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा देव नाम प्रिय की उपाधि, क्योंकि बौद्धों में देवताओं की प्रामाणिकता नहीं मानी जाती, लेकिन इन्होंने तब भी देव नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय अपने नाम के सामने उपाधि लगाते थे, उसको बोलते थे देवताओं का प्रिय। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने और हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, या राजगृह में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। आप बौद्ध धर्म देखेंगे तो उसको मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? हर्षवर्धन ने, अशोक ने,
गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बौद्ध धर्म जब देखने जाएंगे हमारा वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कि सारनाथ इंपॉर्टेंट क्यों हो। तो जरूर देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड वीडियो, तो सारनाथ के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। अशोक ने यहाँ पे स्तंभ क्यों बनाया ये भी आपको तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती को, सांची को, भरहुत को या सारनाथ को? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा माना जाता है पूछ रहे हैं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप हो जाएगा सांची का स्तूप, जो कि कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और ये बहुत ही पूछा जाता है, अशोक ने बनवाया था। ये देखिए आगे एक प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या पुष्यमित्र ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसको अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, गौतम बुद्ध द्वारा या अशोक द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। प्राचीन नाम क्या था सांची के अलावा? काकड़ाम, वेत्रवती, बेस नगरी या दसपुर? ये हालांकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका प्राचीन नाम काकड़ाम था। अशोक के शिलालेख यानी इस इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है, संस्कृत में लिखा हुआ है, प्राकृत में लिखा हुआ है, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है या हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है जो वहाँ पे लोकल बोले जाने वाली भाषा थी उसी को प्राकृत भाषा कहते हैं, उसी में, ताकि लोग समझ सकें कि क्या है एक्चुअल में उसके लिखा हुआ। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा हो? खरोष्टी लिपि मैंने आपको बताया था दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कालसी है, गिरनार है, शाहबाजगढ़ी है या मेरठ का है? तो इसका सबसे उत्तर क्या हो जाएगा? इसका अशोककालीन खरोष्टी लिपि में लिखा कौन सा इसमें से अभिलेख हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली में थे, संस्कृत में थे, प्राकृत में थे या ब्राह्मी लिपि में थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको मैंने बताया भी था अभी, प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन यानी कि सबसे पहले किसने पढ़ा? उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। कहाँ पे उत्कीर्ण अक्षर थे? उद्वाचन जो किया गया यानी कि पढ़ा कहाँ से गया? तो पत्थर की पट्टियों पर, मुहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि कहाँ पढ़ी गई? तो पत्थरों की पट्टियों पर पढ़ी गई थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मैंने बताया था किसने पढ़ा था? बोलर ने, रॉबर्ट सेबेल ने, जेम्स प्रिंसेप ने या कॉडिग्डन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, देखिए इस तरह से घुमा के भी प्रश्न आ सकते हैं, जेम्स प्रिंसेप ने, जॉर्ज व्यूलर ने, विंसेंट स्मिथ ने, अहमद हसन दानी ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था पूछ रहे हैं? ए कनिंगम द्वारा, एस दानी द्वारा, व्यूलर द्वारा या जेम्स प्रिंसेप द्वारा? तो इसका उत्तर भी सेम हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा ही इसको पढ़ा गया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? देखिए ऐसे भी प्रश्न आए हैं, जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाप या जेम्स प्रिंसेप? तो इसका भी आंसर सेम होगा, जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजा देशों को सबसे पहले विकूटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था? यानी कि सबसे पहले किसने पढ़ा था, यही पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने, विकूटन डाल दिया तो आदमी को समझ में आता है कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसको ही पढ़ना ही बोलते हैं, यानी कि उसको कूट भाषा को समझना। जॉर्ज व्यूलर ने, जेम्स प्रिंसेप ने, विलियम जोन्स ने या मैक्स मुलर ने? तो इसका भी यही उत्तर हो जाएगा कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा ही ये पढ़ा गया था। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे किस भाषा में लिखे थे पूछ रहे हैं? ब्राह्मी लिपि में, अरामिक लिपि में, देवनागरी लिपि में या खरोष्टी लिपि में? तो ऑब्वियस है कैसे लिखे जाएंगे? खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। वह स्थान जहां पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, यानी सबसे पुरानी ब्राह्मी लिपि, नागार्जुनकोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या मास्की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुराधापुर से पता चलता है। अनुराधापुर कहाँ है? आज के डेट में अनुराधापुर देखते जाए तो श्रीलंका में, अभी मैंने आपको बताया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? अभी मैंने आपको बताया ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्टी। आपको वीडियो भी मैंने ये बात बहुत अच्छे से बताई थी। तो कौन सी लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदनागरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिर्फ खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ, यानी कि उनको किस नाम से बुलाया जाता था? चक्रवर्ती, धर्मदेव,
धर्मकृत या प्रियदर्शी। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में बताया था क्या बुलाया जाता है इनको, प्रियदर्शी। इनका अन्य नाम प्रियदर्शी भी था। अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते थे, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने। चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकृत या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेम वही आंसर रहेगा, प्रियदर्शी के नाम से इनको जाना जाता था। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख, देखिए इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया उसको, प्रियदर्शी या देव नाम प्रिय यानी देवताओं को प्रिय के रूप में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अशोक। निम्नलिखित में से किस उभार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर में शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक यानी कि राजा अशोक अपने आप को उल्लेखित करता है, यानी कि अपना फोटो भी इसका लगा हुआ है, ठीक है, और इसके नाम को भी उल्लेखित किया गया है। तो एक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंगनहल्ली वाले, सांची पे, शाहबाजगढ़ी पे या सौगौरा पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंगनहल्ली। कंगनहल्ली है कहाँ पे, तो कंगनहल्ली भीमा नदी के किनारे कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और ये कौन सा है, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप है जिसमें इसको क्या दिखाया गया, रानी अशोक यानी कि मैं राजा अशोक। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, कालसी में, रुम्मनदेही में, विशिष्ट कलिंग राजादेश में या मास्की में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मास्की शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उडगेलम ये चारों में मिलता है, ठीक है, चारों में इसका व्यक्तिगत नाम मिलता है, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है, भाबरू अभिलेख में, 13वें शिलालेख में, रुम्मनदेही स्तंभ लेख में या मास्की का लघु शिलालेख। तो अभी मैंने बताया मास्की का लघु शिलालेख। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जरा में। अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है किस चीज से, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या बुद्ध के शरीर त्याग से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये रुम्मनदेही अभिलेख जो है कहाँ पे है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में है, जो कि बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। और यहाँ पे खास बात क्या है कि अपने राज्याभिषेक के, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, इन्होंने उसमें उल्लेखित किया है उसके 20वें वर्ष यानी कि 20वें वर्ष यहाँ पे ये पधारे थे। और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो टैक्स था उसको घटा के 1/6 से कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाबरू स्तंभ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भाबरू स्तंभ में इन्होंने सिर्फ वही एक स्तंभ है जहाँ पे इन्होंने बताया कि मैं का सम्राट हूँ। कालसी प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, बौद्ध चैत्यों के लिए, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेखों के कारण या गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी है कहाँ आप सोच रहे होंगे, तो कालसी आपके उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। उत्तराखंड में आप जाएंगे देहरादून जिले में तो आपको कालसी मिलेगा। और ये कहाँ पे है, इसमें आपके अशोक के शिलालेख आपको देखने को मिल सकते हैं देहरादून जिले में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ थी, बोल रहे हैं नैनीताल में, पौड़ी में, टिहरी में या कालसी में। अभी मैंने बताया एकदम 100% वही उत्तर है, कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में रॉक एडिक्ट में है। किस शिलालेख में पूछ रहे हैं, शिलालेख 1 में या शिलालेख 2 में, शिलालेख 12वें में या शिलालेख 13वें में। तो किसमें मिलता है, तो हम सबको पता है कि 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, देखिए थोड़ा सा घुमा दिया, 13वें शिलालेख में, रुम्मनदेही स्तंभ लेख में, ह्वेनसांग के विवरण में या प्रथम लघु शिलालेख में। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, 13वें शिलालेख में इसका विवरण मिलता है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है जो कि धार्मिक सहिष्णुता को समर्पण प्रदान करता है, यानी कि सबके लिए धर्म संभाव है, किसी को विशेष प्रायोजन के लिए नहीं आयोजित किया जा रहा, सबके लिए समान है। शिलालेख 13वें, शिलालेख 12वें या शिलालेख 7वें या भाबरू लघु शिलालेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 12वें शिलालेख में इन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों का सम्मान करो और भी बड़ों का सम्मान करो। इससे लगता है कि इनमें धार्मिक सहिष्णुता बहुत ही ज्यादा थी। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, चोलों का, पांड्यों का, सत्तीपुत्रों का या सातवाहनों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे अभी सातवाहनों का उल्लेख नहीं है, बाकी चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र का उल्लेख मिलता है। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, यानी कि बहुत अच्छी दोस्ती थी, कहाँ का शासक था, सायरोन का, मिस्र का,
मकदूनिया का या सीरिया का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मिस्र का शासक हुआ करता था। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का, मेसिडोनिया का या सीरिया का? तो कहाँ का शासक था? ये आपका मिस्र का शासक हुआ करता था तुर्मे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया व मिस्र के राजकीय संबंध थे? अभी मैंने बताया चोलों के थे, गुप्तों के थे, मौर्यों के थे या पल्लवों के थे। तो मौर्य राजवंश के बाहर देशों के राजाओं के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर यस ऑब्वियस है, ऑप्शन ही होगा, क्योंकि बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, शांति एवं अहिंसा, राजा के प्रति, इस चारों के चारों धम्म के मूल संदेशों में शामिल है। निम्न में से अशोक किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बल पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि वह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, यानी कि इन्होंने पूरी तरीके से बोला कि अब पशुओं को मारा नहीं जाएगा। शिलालेख 1 में बताते हैं, स्तंभ अभिलेख 5 में बताते हैं, शिला अभिलेख 9 में बताते हैं या शिला अभिलेख 11 में बताते हैं। तो कौन से शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तंभ अभिलेख जो 5वां है उसमें इन्होंने क्या कर दिया? पशु बलि पर रोक लगा दी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या हेमू के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज दूत था किसका? सेलुकस का, सिकंदर का, डेरियस का या यूनानियों का या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया था वो। किसके शासन काल में मेगस्थनीज भारत आया था? बहुत ही बार प्रश्न पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है और सेम इसी टाइप से घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं मेगस्थनीज के बारे में। अशोक के दरबार में आया था, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमार गुप्त? तो आप इसको ऑड वन भी छाट सकते हैं कि ऑड वन, जब आपको पता है कि मेगस्थनीज सबसे पुराना था तो मेगस्थनीज ऑब्वियस है अशोक के दरबार में तो 100% नहीं आया था। हर्षवर्धन 6वीं शताब्दी का, इसको भी आप गलत काट सकते हैं। कुमार गुप्त भी आप जानते हैं गुप्त वंश का है, तो सीधा आपका एक ही उत्तर निकल के आ जाता है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, अगर आपने वीडियो देखा होगा, 4, 5, 6 या 7, तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया और इन्होंने कहा कि यहाँ पे दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, मेगस्थनीज की इंडिका में या वायु पुराण में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मेगस्थनीज ने बताया कि यहाँ पे दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया, क्वेश्चन वही है, यही ध्यान से समझना है कि ध्यान से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में या मेगस्थनीज की इंडिका में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज की इंडिका में 7 वर्गों में विभाजित किया गया समाज को। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? अब मैंने आपको बताया था क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की, कारावास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीधा मृत्युदंड दिया जाता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्यावदान है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है या अशोक का शिलालेख है? तो सबसे बेस्ट अगर आपको जानना है पाटलिपुत्र के बारे में तो इंडिका में इसका उल्लेख है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था, अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है या इंडिका है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिका ही है, जो कि मेगस्थनीज की पुस्तक है। इंडिका का मूल लेखक था कौन था? निर्याकस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क या डायोडोरस? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मेगस्थनीज। इसको थोड़ी से घुमा के देखिए क्वेश्चन किस तरह से, जैसे जैसे घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन बन सकता है, हर तरह से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से उससे रिलेटेड प्रश्न आए तो आपके दिमाग को जोर ना डालना पड़े कि ये क्या पूछ लिया या मैंने कभी पढ़ा था कि नहीं। आपको हर तरीके से हम तैयार करके भेज रहे हैं, बस आपको करना बस छोटा सा काम है कि तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप हजारों लाखों रुपए देके क्लासेस ज्वाइन करके करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि इंडिका का लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, मेगस्थनीज, डायमेकस या प्लिनी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? सीधा सवाल पूछा जाता है बार बार। प्लूटार्क, जस्टिन, हेरोडोट्स या मेगस्थनीज? ऑप्शन चेंज होते रहते हैं तो आदमी कंफ्यूज होता रहता है, इसीलिए आपको बार बार वो करा रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो इसका भी उत्तर मेगस्थनीज ही होगा। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का
कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है, यानी कि प्राचीन काल से वो चीज़ें चली आ रही हैं। नाप तौल के बाटों का निरीक्षण करना, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण या शिल्पकारों का संरक्षण। तो एकदम सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करती थी। ठीक है, मैंने बताया था कि 6 समितियों का उल्लेख मिलता है, 6 समितियां थी अशोक का, या आप समझ ले कि पूरे मौर्य वंश में, ठीक है, उस प्रशासन को संभालती थी। और इस 6 समितियों में 5 सदस्य हुआ करते थे हर समिति में। और इसमें से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो तीसरी समिति, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अगर आप वीडियो देखेंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा, तीसरी समिति इसका लेखा जोखा रखती थी, जो आज तक चले आ रहा है, ना कि अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था, बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पे चले आ रहा है। भाग एवं बलि थे सैनिक विभाग, धार्मिक अनुष्ठान, राजस्व के स्रोत या प्रशासकीय विभाग। तो भाग और बलि बहुत ही पुराने समय से राजस्व के स्रोत रहे, यानी कि एक टैक्सेशन का माध्यम रहे हैं। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? एग्रोनोमोई, शुल्काध्यक्ष, सीता अध्यक्ष या अक्राध्यक्ष। तो बहुत सारे अधिकारियों का नाम मिलता है और इसमें से सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता अध्यक्ष, जो कि क्या करता था? टैक्सेशन वसूलता था, यानी कि भूमि पे टैक्स वसूलता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या उसर भूमि। तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल वही होगा। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या बोला जाता था? सीता। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यावहारिका, अंतपाल या प्रदेष्टा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाहर्ता जो होता था टैक्स का वसूली करता था। जबकि और अन्य अगर आप जानकारी जाना जाए तो जैसे प्रदेष्टा क्या करता था? कमिश्नरी यानी कि प्रशासक था, जिला में जैसे कमिश्नरेट होता है। सीमावर्ती दुर्गों का कौन देखता था? अंतपाल रक्षा करता था। और ये आप जानना चाहें तो समाहर्ता तो आप जान ही रहे, टैक्सेशन से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी हुआ करता था? माप तौल को देखता था। पौतवाध्यक्ष, पणिया अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष या सोना अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौतवा अध्यक्ष जो है माप तौल का अधिकारी हुआ करता था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? माप और तौल से, प्रशासन प्रबंधन से, मार्ग निर्माण से या राजस्व प्रबंधन से। तो ये मार्ग निर्माण जो होता है, जो आपकी सड़कें बनती है, उसको वहां पे बनाने वाले अधिकारी क्या एग्रोनोमोई कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो हम सबको पता है कि सबसे फेमस यूनिवर्सिटी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो थी तक्षशिला में थी। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने या मौर्यों ने। तो इसका सही उत्तर कहाँ मिल जाएगा? इसका सही उत्तर मिल जाएगा कि आपके मौर्यों ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? मौर्यों द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। इसका सूत्रपात हालांकि बाद में हम देखते हैं कि द्रविड़ वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आज के जैसे व्यवस्था थी तो किसने की थी? चोलों ने की थी। लेकिन इसकी स्वायत्त शासी गांवों के प्रशासन हम देखते हैं कि मौर्य काल से ही शुरू हो गए थे। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कामासूत्रा में, मानव धर्मशास्त्र में, शुक्र नीतिसार में या अर्थशास्त्र में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र में बताया गया है इस चीज़ को, और ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें पूरी थियरी मैंने बताई है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित किया गया है? जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में या अर्थशास्त्र में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति में इसको वर्जित किया गया है। विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था क्षत्रियों का, व्रात्य क्षत्रियों का, वैश्यों का या शूद्रों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्रात्य क्षत्रियों को। ठीक है, ये सामाजिक स्तर दिया गया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बहुत ही पूछा जाता है। जालौक था, अवंती वर्मा था, नंदीवर्धन था या बृहदत्त था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहदत्त। इसकी हत्या करके, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो कि इसके साम्राज्य में था, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और इसका मंत्री हुआ करता था। और इसने एक नए वंश की स्थापना की, उसका नाम क्या रखा? शुंग वंश। ठीक है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, रुद्रदामन ने या स्कंदगुप्त ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर एकदम बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं होगा चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको बताया था। और इसका हमें मिलता कहाँ से अभिलेखी साक्ष्य? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता था, जो कि रुद्रदामन शासक थे। 130 से 150 तक इनका शासन था।
निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति में, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में कहाँ से मिला, या उपर्युक्त में से किसी में नहीं मिला है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसमें उल्लेख अशोक का भी पाया जाता है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कौन से स्थान से प्राप्त हुई पूछ रहे हैं, ठीक है। झींका नगर, नोहग्राम, बेस नगर या परखम से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये परखम से प्राप्त हुई। आप सोच रहे होंगे परखम है कहाँ, ठीक है, तो परखम कहाँ पे? अच्छा, यक्ष पहले मैं आपको बताता हूँ यक्ष क्या होता है। यक्ष क्या है? एक लोक धर्म का अभिनंग माना जाता था। यक्ष यक्षिणी आप सुने रहेंगे, एक लोक धर्म का अभिनय है, और इसमें मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई। किसकी प्राप्त हुई है? मणिभद्र नामक यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? आपके मथुरा वाले रीजन से। मथुरा कहाँ है? आपके मथुरा यूपी में है। तो आज के हमारे क्वेश्चन आंसर के वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। अभी तक आपने हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए। साथ ही आपको क्या कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ढेरों लेटेस्ट लिंक्स मिलेंगे एग्जाम्स के। साथ ही अगर आपको इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि आप हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ढेरों PDF और वीडियोज फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।